नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यकीन 5.0 में। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट जय सिंह। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इस बैच में मैं फिजिकल कराने वाला हूं और फिजिकल में कौन कौन से चैप्टर्स पहले कराएंगे उसका हम सीक्वेंस देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आप सभी को कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करना है मेरे लेक्चर के साथ। तो दोस्तों एकदम आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाइए, नोट करते हुए चलना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो मेरे लेक्चर के साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूं कि पेपर का जो पूरा पैटर्न है बेटा वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो आपको मैं होमवर्क में जो टॉपिक या जो थ्योरी दूंगा उसे आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। और कोशिश करूंगा मैं कि आपकी इस जर्नी में मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊं कि आपके जो नंबर आने वाले हैं पेपर में, यानी कि नीट 2024 का जब आप पेपर दें तो बहुत ही बेहतरीन हो। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं सीधे लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं और अगला स्लाइड मैं ओपन करता हूं। जैसा कि इंट्रोडक्शन है आपने देख ही लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल पढ़ने हैं जो चैप्टर वो 12 हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि किस किस में एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है। दोस्तों देखो, लेक्चर ऐसे ही शुरू करूंगा मैं, फिर एकदम जीरो से लेके हीरो तक ले जाऊंगा, यानी एकदम बेसिक बॉटम टू टॉप पे लेके जाएंगे हम आपको, यानी कि हर एक वो चीज सिखाएंगे जिसकी जरूरत आपको लेक्चर में पड़ेगी या पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली है। ठीक है ना भाई? तो एकदम थाम के बैठिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा सा नया दिखेगा, नया लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे मजा भरपूर आएगा। जैसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे से पूछें कि सर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है क्या, अच्छा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार फिर ये मास्टर किस बात का है जब मुझे खुद ही पढ़ना है। नहीं दोस्त, टीचर का जो रोल है ना बेटा वो आपके जर्नी में 50 to 60% होगा, बाकी आपका रोल ही होगा। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो परफेक्टनेस बिल्कुल नहीं आएगी। क्लास में पढ़ाते समय सोचो मैं 8 लेक्चर में ऐसा क्या बता दूंगा कि वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नहीं, कुछ चीजें तो रह ही जाती हैं टीचर के पढ़ाते वक्त। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था और अभी जब मैं पढ़ाता हूं। तो एनसीईआरटी में जो छोटी छोटी बातें लिखी होती है ना, उन्हीं पे आजकल असर्शन रीजन बना रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट के सवाल पूछ रहा है। मैं ऐसे कॉलम भी कई बार बना लेता है। तो वो सवाल आने के बाद हमें घबराहट महसूस ना हो, मतलब देखें तो लगे कि अरे यार ये तो अपन ने पढ़ा है। बेटा न्यूमेरिकल तो बेटा ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप भूल ही जाओगे कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना है, छोड़ना है, नहीं कुछ नहीं। टेंशन हमें बस इसकी है कि हमारे सारे सवाल कैसे सही होंगे। सारे सवाल सही तभी होंगे बेटा जब ताली दोनों तरफ से बजेगी। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप पढ़ लो जाके घर। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप मानेंगे। और एक बात बता रहा हूं, ये ऐसे बच्चे इस बैच को जरूर थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले सोच लें जो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, जो होमवर्क दूंगा उसे करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ये बात दिमाग में बैठा लो कि सिलेक्शन बहुत दूर रहेगा हमसे, और हम करेंगे। और ये कहा जाता ना कि सिलेक्शन, नीट में सिलेक्शन पाना मच्छर मारने के बराबर। बिल्कुल, बस आपको सही तरीका पता है कि मारते कैसे। तो चलिए ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में आप पूछेंगे सर थ्योरी पढ़नी है, मेरी सलाह मत पढ़ो, मेरी सलाह मत पढ़ो। जितनी भी चीजें आएंगी ना थ्योरेटिकल में पूरा समझाता हुआ चलूंगा। सॉल्यूशन में पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? कंप्लीट पढ़नी है, कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है इसकी। ध्यान से समझेंगे बेटा। सॉल्यूशन बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, तो इसमें ज्यादातर चांसेस सवाल बनने के होंगे। केमिकल काइनेटिक में बिल्कुल पढ़नी है, कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है, और अर्हेनियस कांस्टेंट में जो एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ कांस्टेंट निकालने का जो तरीका दे रखा उसको पढ़ना है। अगर आपको लगे तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी थ्योरी पढ़ लो। और मैं तो कहता हूं टाइम निकाल के पढ़ ही लो, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ना है, लीच एटलियस मन करे तो थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। आयनिक में पढ़ने हैं, एसिडिक और बेसिक वाले जो दे रखे हैं, ब्रॉन्स्टेड वाला जो दे रखा है बिल्कुल वो पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो असर्शन रीजन का सवाल आएगा
कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका रीजन देगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और पूछेगा असर्शन रीजन दोनों सही है, तुम बोलोगे बिल्कुल सही है, नहीं सही है। ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HX डिक्रीज करती है, इसलिए एसिडिटी इंक्रीज करती है, ये ओरिजिनल रीजन है। कहां लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है। यानी कि आपको मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से समझो, रीजन पता होना चाहिए। अगर रीजन नहीं पता है सही, तो सही तो दोनों है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ऑप्शन और भी होता है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसमें फंस जाओगे आप, ठीक है ना। रेनॉक्स रिएक्शन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मन करे तो पढ़िए, नहीं जितना पढ़ाऊंगा सफिशियंट है, और वो भी जो आप पढ़ोगे स्टार्टिंग के ही पढ़ने हैं, बस वो अप्रोचेस पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना है, कंडक्टेंस बैटरी छोड़ना नहीं है बेटा, कंडक्टेंस और बैटरी दोनों ही पढ़नी है, जिसमें बोला जाता है कि पानी मिलाने पे बताओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा, या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। इट सेट्स ऑफ मैटर में रियल गैस वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लेना, जिसमें लिक्विफिकेशन दे रखा है। और जो बच्चे 180 स्कोर करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, सब पढ़ें। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में रीडिंग मस्ट है बेटा, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाइए, कहीं से भी थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, बस जो ये मॉडल वगैरह दे रखे हैं, बोर मॉडल और क्वांटम नंबर, एक बार इनको देख लेंगे। सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ने हैं डिफेक्ट्स की थ्योरी, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। लास्ट में इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में दे रखा है, वो पढ़ने हैं। सरफेस केमिस्ट्री में टोटल थ्योरी पढ़नी है, टोटल थ्योरी पढ़नी है मेरे भाई। अब ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूं, बैच स्टार्ट होने से पहले इतना करना है। अब आप घबरा गए होंगे, सर आज ही करना है क्या? अरे नहीं भैया, रुको जरा, सब्र करो, धीरे धीरे सब करेंगे। पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, मैं होमवर्क दूंगा कि आज तुम्हें ये करके आने हैं, आज तुम्हें इतने सवाल करने हैं। टोटल टारगेट बनाइए, कम से कम 250 सवाल करने हैं आपको। 250 सवाल, अरे सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, तीनों में, तो एक सब्जेक्ट का पार्ट कितना? 75 के आसपास मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री में मिनिमम 75 सवाल करोगे, और इस चैप्टर में कम से कम 500 सवाल करोगे। यानी कि अगर मैं 12 चैप्टर की बात करूं, 12 गुणे 500 तो कितने हो जाएंगे? 6000 सवाल हो जाएंगे। और मेरी बात मानिए, अगर आपने 6000 सवाल कर लिए तो बेटा आपको कोई रोक नहीं सकता है, ना ही आपका कोई भी सवाल गलत होगा एग्जाम में। अब देखो, सोचने वाली बात है ना सर कि 6000 सवाल लाएंगे कहां से सर? मुश्किल से तो 2-2500 साल पीवाईक्यू में होंगे। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। आपको अपने कोचिंग का जो मटेरियल है, जो हमारे यहां प्रोवाइड हो रहा है, या आप जहां भी पढ़ रहे हो, आपके पास कुछ तो होगा। पीवाईक्यू तो करना ही करना, साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक बात बता दूं मैं, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 90% टच कर दूं। 90% क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। तो एक बात दोस्तों ध्यान रखना, लेक्चर आपको नया लग सकता है, कंटेंट आपको नया लग सकता है, क्योंकि जनरली लोग करते क्या है कि जनरली पीवाईक्यू के सवाल करवाते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पीवाईक्यू सिर्फ सेल्फ एनालिसिस के लिए ठीक है, सीखने के लिए आपके पास नए सवाल होने चाहिए, अच्छे सवाल होने चाहिए। और मेरी बात मानिए, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट और पीछे एक्सरसाइज में जो सवाल दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक बार करके देखना, मजा आ जाएगा। तो चलिए, इतनी ज्ञान की बातें होगी। मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ा बहुत बताऊं, बाकी मैं हर लेक्चर में बताता चलूंगा, हर टॉपिक में। बिल्कुल टेंशन ना लें, चिल रहें, लंबी सांस लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टारगेट क्या है? 2 डेज टारगेट। आज का हमारा टारगेट क्या? देखो, ये चीजें ना थोड़ा सा आगे पीछे फ्लेक्सिबल कर सकती हैं। जब समझाने में ज्यादा समय लग गया तो हो सकता है 1-2 टॉपिक अगले लेक्चर में चल जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि छोड़ दिया जाएगा, नहीं। अगर मान लो यहां तक आते हैं तो अगला शिफ्ट हो जाएगा, मान लो यहां तक आ जाते हैं तो छोड़ दिया जाएगा। कोशिश की है मैंने कि इतने टॉपिक लिए हैं कि 2 घंटे में या उसके आसपास में ये टॉपिक हो जाए। ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे साइंस की, साइंस क्या है, फिर बात करेंगे मैटर की, फिर आइडियल गैस इक्वेशन की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, नहीं ये हटा दी गई है। ये हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जितने भी लॉज हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक मास पढ़ेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे, एक्चुअल मास पढ़ेंगे, फार्मूला मास, मोलिकुलर मास और एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी आगे पीछे भी हो सकता है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है भैया।
चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बात जो है हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों केमिस्ट्री क्या है, मेरा सवाल है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो लिखा है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। यानी कि इस केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे, मैटर की। अब देखो मैटर वर्ड आते ही ना हमारे दिमाग में कई चीजें गूंजने लगती हैं कि अच्छा ये वो वाला मैटर है क्या, जो कहीं पे फोन करके हम बुलाते हैं कि आओ जो भाइयों मैटर हो गया, नहीं वो वाला मैटर नहीं है। या किसी के साथ कुछ मैटर हो जाता है, मामला चल रहा हो, वो वाला भी मैटर नहीं है। ये वो मैटर है जो हमारे साथ एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ज्यादा घुमाते हुए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं मैटर। परेशान मत हो, आपको लग रहा होगा पीपीटी के थ्रू ही पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर की बात करें तो एनीथिंग, आपके आसपास जो भी दिख रहा है, एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास, यानी कि जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसका खुद का मास हो। और मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, जिसे हम सिक्स सेंसेस के द्वारा फील कर सकते हो, सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, या फिर ऐसा मुझे लगे कि हाँ भैया होने वाला। सिक्स सेंसेस के बारे में आपने सुना होगा। ये लाइन मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं इसलिए ताकि परफेक्टनेस आ जाए मैटर की थ्योरी में। अब जैसे मैं कहूं कि एक आदमी है, एक आदमी है, जैसे मैं बोलूं कि एक मैन है, आदमी है, क्या वो मैटर होगा? बिल्कुल वो मैटर होगा। आदमी का खुद का स्पेस, जैसे मैं खड़ा हूं, जहां पे खड़ा हूं स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हूं और मेरा कुछ ना कुछ मास है, अगर आप वजन करोगे तो। बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास की सारी चीजें, ये फैन, ये पंखा, ये एसी, ये टीवी, ये रिमोट, ये मोबाइल, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये मैं, ये वो XYZ जो मैं दिख रहा है, जो कहीं पे रखा हुआ, जैसे मैं इस मार्कर की बात करता हूं, देखो ध्यान से, मार्कर को मैंने यहां पे रखा तो ये एक अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास है। यानी कि मैटर बहुत सिंपल सी चीज है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसका खुद का मास होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं दोस्तों। अब एक और बचपन में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, जरा ध्यान से समझें। पर्पल कलर लेते हैं, मेरा फेवरेट कलर है, इसके पीछे की कहानियां भी मैं बताता चलूंगा आगे, अभी ध्यान से समझें। जैसे मैं बात करूं इमोशंस की, अगर मैं बात करूं इमोशंस की, तो इमोशंस क्या होते हैं? इमोशन तीन चीजें आपने देखा होगा, लव होंगे, हैप्पीनेस होगा, ये सीखने की जरूरत है दोस्त, और एक होगा सैडनेस। जैसा लव के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लव का मतलब होता प्यार, मोहब्बत, इश्क, जो भी चीजें आप बोलते हो। जैसे हम किसी से बयां करते हैं कि मम्मी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, पापा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तो ये जो बहुत का फेनोमेना है ना, ये पैरामीटर है, ये फिक्स नहीं है। अगर मैं बात करूं कि चलो मैं प्यार करता हूं, मुझे महसूस हो भी रहा हो, क्या मैं बता सकता हूं कितने किलोग्राम प्यार करता हूं? क्या मैं बता सकता हूं कितना किलोमीटर प्यार करता हूं? नहीं। वो बातें जो बताई जाती हैं, जो मूवियों में आप देखते हो, वो सिर्फ स्क्रिप्टेड रहता है, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि अगर आगे से पूछा जाए लव क्या ये मैटर होगा? नहीं, बिल्कुल लव मैटर नहीं है, क्योंकि इसका कोई मास नहीं होता है और ना ही ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। लोग गलत कहते हैं कि दिल में भरा होता है। आप कह दो कि सर स्पेस तो ऑक्युपाई करता है दिल में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैटर, लव मैटर नहीं होता है। चलिए, अच्छी बात। दूसरा एग्जांपल है हैप्पीनेस। तुमने कहा मैं बहुत खुशी हूं, बहुत का पैरामीटर नहीं। आप किसी से बोलोगे मैं बहुत खुशी हूं, तो आज मैं 2 किलोग्राम खुशी हूं या मैं 2 किलोमीटर खुशी हूं, नहीं। आप खुश हो, बस ये पता चल रहा है आपको, इमोशंस हैं आपके, लेकिन इसे मैटर की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हैप्पीनेस भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसका नेगेटिव एक भाई है जिसका नाम है सैडनेस, दुखी, दुख है किसी भी बात का, दर्द है, पीड़ा है, चिड़चिड़ापन है, कचाइन है, कुछ भी बोलो, मतलब ये सब लोकल लैंग्वेजेस हैं। सैडनेस, इसका भी कोई परिमाप नहीं है, माप नहीं सकते, नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी मैटर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ठीक है सब। अब मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलो ठीक है, जो मैटर है उनके बारे में बता दो कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।
अगर मैं बात करूं मैटर की दोस्तों, तो ध्यान से समझना, अगर मैं मैटर की बात करूं तो मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करूंगा मैं। पहले ध्यान से समझ लें आप, पहला हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की थोड़ी सी मैं बेस बता देता हूं कि सर क्या बेसिस, क्या क्राइटेरिया, आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में आएगा, ये केमिकल क्लासिफिकेशन में आएगा। जैसे मुझे देख लो, आपने देखा, आपने बोला कि सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, सर आज आपकी पेट निकली हुई है, सर आपके डोले सोले बने हुए हैं, सर बाल लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, मोटा है। आपने मेरा बाहरी रूप देखा, आपने मुझे देखा और बताया कि सर आप मोटे हो, पतले हो, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी मेरी। लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैं कैसा हूं, बुरा हूं कि अच्छा हूं, नहीं, आप वो देख के नहीं बता सकते, तो वो मेरी केमिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि जो हम देख के बताते हैं, रूप, रंग, आकार, उसे हम फिजिकल कैटेगरी में डालते हैं, और जिसे हम किसी के साथ रिएक्शन करके, जैसे मुझसे पढ़वा के देखो मेरी क्या क्वालिटी है, मुझसे सवाल पूछ के देखो मेरी क्या क्वालिटी है, तो वो आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन में। उम्मीद करता हूं कि दोनों बातें आप समझ चुके होंगे। देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मैटर के 3 पार्ट होते तो वैसे 5 हैं, मैं बात करूंगा 3 की, जो एनसीईआरटी बोलेगा मैं उसी के हिसाब से। बाकी फिजिक्स में आप पढ़ोगे चौथा और 5वां, सॉरी वो क्या है, ठीक है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में बात करूं तो मैं 2 टाइप के आएंगे, एक आएगा मिक्सचर, एक आएगा प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड को। मिक्सचर तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक होमोजेनस, एक हेटेरोजेनस। ठीक है, ये है क्लासिफिकेशन। आगे की स्लाइड पे मैं दिखाता हूं आपको कि कैसा क्लासिफाई किया। मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बस आप याद रख लो, सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं। केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप से हुए, एक तो प्योर सब्सटेंस है, दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर में एक होमोजीनस है, एक हेटेरोजीनस है। ठीक है सर, अभी बताते हैं। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप से, एक एलिमेंट्स है, एक कंपाउंड्स है। एलिमेंट्स को अगर पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, नॉन मेटल जो राइट हैंड साइड पे है, और जो बीच में इस तरीके से होता है उन्हें मेटलॉइड कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में सर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। अब कंपाउंड्स में एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यही खत्म कर देता हूं। कार्बन कंटेनिंग जितने भी हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ध्यान से समझना, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिल्कुल नहीं होते हैं। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, इसमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। रीजन क्या है भाइयों, रीजन क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन क्या होगी, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ी सी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से समझना, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होंगे, ध्यान से समझना, बहुत करीब करीब होंगे और फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, ध्यान समझना, अगर मैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच देखूं तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसे मैं बोल्ड में लिख लेता हूं। ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूं, इससे मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, दिख रहा है, दिख रहा, ओके। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अगर मैं तुमसे बात करूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसमें ज्यादा है, उसमें ज्यादा है। जब 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी कि मैं तुमसे बात करूं इंटर मोलिकुलर फोर्स की, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। ठीक है सर,
अगर मैं बोलूं सॉलिड, सॉलिड का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, शेप और साइज फिक्स होती है। इसका रीजन क्या है मेरे भाई? इसका रीजन है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होती है वो कम होता है, या यूं कह लूं कि लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांग होता है। अगर बहुत स्ट्रांग होगा ना तो खींच के एक दूसरे के पास रखेगा, अगर बहुत वीक होगा ना तो वो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं तुमसे ऑर्डर पूछूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अगर मैं तुमसे बोलूं इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका होगा, तो सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं, कौन बहुत रिजिड है, रिजिडिटी की बात करोगे बेटा, जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी रिजिडिटी ज्यादा होगी, यानी जिसे आप ठोकर मारो टूटे ना। तो जाहिर सी बात है, बताओ रिजिडिटी किसकी ज्यादा होगी दोस्तों? रिजिडिटी ज्यादा होगी किसकी? सॉलिड की, देन लिक्विड, देन गैस। अगर मैं बात करूं फ्लूइडिटी की, फ्लूइडिटी क्या होती है? टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? एग्जाम्पल के तौर पे कंकड़ पत्थर उठा लेना और पानी उठा लेना, दोनों को ऐसे जमीन पे डरका देना, डरकाने का मतलब है गिरा देना, अपने आप पानी रास्ता बना लेती है। पानी अपने आप रास्ता बना लेगी क्योंकि उसके फ्लो होने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसके कंपेयर में? सॉलिड के कंपेयर में दोस्तों। यानी कि गैस की उससे भी ज्यादा होगी, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। उम्मीद करता हूं कितनी बातें आप समझ पाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। एक बात और याद करवा देता हूं, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाना है, सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। यानी कि सॉलिड लिक्विड में गया तो क्या बोलेंगे? फ्यूजन। और लिक्विड सॉलिड में गया तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्यूजन का मतलब पिघलना, फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। अगर लिक्विड से आपको गैस में जाना है तो लिक्विड से गैस में जाना, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड में जाने को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। तुमने कहा चलो सर ये भी अच्छी बात किया, सिखा दिया, आगे सॉल्यूशन में यूज करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर मैंने सॉलिड को हीट किया तो बेटा लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करूंगा मेरे भाई, एनसीईआरटी में सारी बातें दी हुई हैं, गैस बनेगा। लेकिन अगर इसको मैं कूल करूंगा, ध्यान से समझना, लिक्विफिकेशन होगा, लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को कूल करूंगा तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? लिक्विड को कूल करूंगा तो सॉलिड हो जाएगा। देखो 3 टाइप के नीट में सवाल पूछे जा रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चला है न्यूमेरिकल के अलावा। असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट, मैच द कॉलम। क्या बोला मैंने? असर्शन, रीजन, करेक्ट, इनकरेक्ट। जो स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं वो इसी में आ जाएगा, मैच द कॉलम। ठीक है, मैं सारे तरीके से सवाल बना के आपके नोट्स में ऐड करवाऊंगा जो एनसीईआरटी में है। तो चलिए एक सवाल की ताकत मैं आपको समझाता हूं कि एक सवाल देखेंगे आपको मजा ही आ जाएगा कि हाँ सर सवाल आपने बनाया है तो क्या बनाया होगा। चलिए ये सवाल मैंने बनाया है एनसीईआरटी की लाइन से, वो लाइन जो एनसीईआरटी में है, अपने मन से एक भी लाइन ऐड नहीं करूंगा दोस्त, नहीं। गैसेस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप, ये लिखा गया है, ये लिखा गया है एनसीईआरटी में। उसी लाइन को मैंने उठा लिया, स्टेटमेंट 1 बोला, फिर स्टेटमेंट 2 मैंने अपने हिसाब से बनाया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं दोस्त, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो शेप और उनकी ज्योमेट्री होगी या फिर उनका वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं, देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस। अगर मैं शेप की बात करूं, मैं वॉल्यूम की बात करूं तो देखो सॉलिड का शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस का ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसके वॉल्यूम के जितना उसका वॉल्यूम होगा मेरे भाइयों। अरे मेरे भाई क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है पहला तो सही है गैस के लिए, दूसरा गलत है क्योंकि ये सॉलिड के लिए है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट,
इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कैसा लगा सवाल? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं और सवाल, ढेर सारे सवाल मैंने बनाए हैं, मजा आएगा आपको, देखते जाइए। ठीक है, यहीं पे थे, आइए परेशान मत होइए। जिसको लगे कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं स्पीड बढ़ा लो, जिसको लगे सर तेज पढ़ा रहे हैं स्पीड थोड़ी सी कम कर लो, ठीक है ना। आराम आराम से देखो, देखते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब मोहब्बत हो जाएगी, और जब मोहब्बत हो जाएगी हमसे तो पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग में नई लोग, नई चीजें, नया सब्जेक्ट थोड़ा सा दर्द देता है, बट उम्मीद है, उम्मीद तो है ही, भरोसा भी है आप पे कि आप पढ़ेंगे और एक अच्छा रिस्पांस देंगे। अगर आपके सारे पीवाईक्यू के सवाल हो जा रहे हैं, सारे एनसीईआरटी के सवाल हो जा रहे हैं, तो आपको खुश रहने की जरूरत है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वादा है मेरा, बहुत अच्छा करेंगे हम लोग मिलके, बस पढ़ते रहिए बस। चलिए, अब हमारे पास दो चीजें आएंगी बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में, एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस में जो क्या होता है ना, कि जो इसका एक कंपोजिशन होता है ना वो फिक्स होता है। तुमने कहा ये कंपोजिशन क्या है, और ये मिक्सचर जो होता है ना इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। तुमने कहा सर बताओ ये कंपोजिशन क्या है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मुझे शरबत बनाना है, देखो मेरे एग्जांपल में शरबत तुम्हें बार बार दिखेगा। शरबत अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली इस क्षेत्र से हैं तो आप जानते होंगे, साउथ अफ्रीका से हैं तो हो सकता कि आप ना जानते हो, तो उनके लिए बता दूं कि चीनी और पानी का मिक्सचर। अब चीनी क्या है, शुगर और वाटर, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन होगा जिसे हम शरबत कहेंगे। अब बताओ अगर मुझे शरबत बनाना है तो मुझे बहुत गहरा मीठा पसंद है, यानी कि मैं 1 लीटर पानी लेता हूं तो 200 ग्राम चीनी मिलाता हूं। लेकिन अगर मैं अपने दादी की बात करूं, मेरे दादा की बात करूं, दादाजी तो है नहीं लेकिन मैं बचपन से देखता आया हूं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत हल्का मीठा शरबत पीते थे, यानी कि 1 लीटर में मुझे लगता है वो 50 ग्राम चीनी मिलाते रहे होंगे। बात को समझना, मैंने और भी जगहों पे देखा है कि लोग 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, यार बना सभी लोग शरबत ही रहे हैं, लेकिन यार ये चीनी मिलाने का क्राइटेरिया सबका अलग अलग है, यानी कि कंपोजिशन फिक्स नहीं है। कहीं भी ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि शरबत तभी बनेगा जब 1 लीटर पानी और 100 ग्राम चीनी मिलाओगे। आप कितना भी मिलाओगे, इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। अब उम्मीद करता हूं कि इसमें समझ में आ गया होगा। जैसे मुझे बुलाना है कि मैं बोल दूं कि मुझे CO2 बनाना है। अगर मुझे CO2 बनाना है तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन का मास फिक्स है। कार्बन का 12 लोगे और इसका 32 लोगे, आप इसका 24 ले लिए और उसका 32 ले लिए तो दूसरा कुछ बन जाएगा। आप इसका 15 ले लो, उसका 32 ले लो, दूसरा कुछ बन जाएगा। यानी कि इनका जो कंपोजिशन होता है ना मेरे भाई, वो फिक्स होता है। कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, कैन नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही। जैसा मैंने एक मिक्सचर बनाया, गांव में, घर पे, शहर में होगे तब भी दाल चावल तो खाते ही होगे। दाल में तुमने चावल मिला दिया, मिलाना मत, घर में हो सकता पिटाई हो जाए, बट समझने के लिए समझो। दाल में तुमने चावल मिला दिया, दाल को हाथ के हिसाब से पिकिंग मेथड बोलते हैं, सॉरी, पिकिंग मेथड के हिसाब से तुमने उसको अलग कर लिया। लेकिन अगर इसको अलग करना है कार्बन ऑक्सीजन को, तो आप फिजिकल मेथड नहीं यूज कर सकते ना भैया। फिजिकल मेथड के लिए हम किस में यूज करते हैं, सिर्फ मिक्सचर के लिए। और वो फिजिकल मेथड क्या था, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन और पिकिंग मेथड। बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम बिना किसी केमिकल रिएक्शन के हम उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है भैया। जैसे एग्जांपल हो गया H2O हो गया, वाटर मतलब H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, CO2, H2SO4, ETC। ये जो दे रखा ना बेटा, ये थोड़ा सा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं वो लोग, मिस्टेक हो जाती है। इसका मतलब है शरबत, रॉबर्ट लिख दिया उन्होंने शरबत, और पानी के साथ आप तेल मिला दो या पानी के साथ आप बालू मिला दो। बालू जानते हो आप, सैंड, जिससे मकान बनता है। ठीक है ठीक है सर, मिक्सचर में आते हैं पहले। होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। देखो होमोजेनस मिक्सचर का सबसे जबरदस्त तरीका मैं बताता हूं, इसका जबरदस्त तरीका हो जाएगा शरबत। तुमने कहा चलो ठीक है सर। दूसरा हो जाएगा एल्कोहल प्लस पानी।
एल्कोहल प्लस पानी, गाना तो सुना होगा, हम तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, कुछ तो मिला के पी गए जवानी शराब में। तो बेटा बहुत बुरी चीज है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, बस मैं एग्जांपल के लिए समझाना चाह रहा था कि सुनो जरा कि एल्कोहल में अगर तुम पानी मिलाओगे, अगर तुमने मिलाया और उसको थोड़ा सा आपने हिला दिया या फिर जैसे भी करते हो आप लोग, फिर आप उसके कंपोजिशन को देखो, एकदम कैसा कंपोजिशन, एकदम यूनिफॉर्म। यानी कि मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तुम्हें। इस बोतल में मान लो मैंने मिला दिया इथेनॉल शराब। अब बेटा इसको हिला दिया, अब अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, तो ऊपर का कंपोजिशन, बीच का कंपोजिशन, नीचे का कंपोजिशन, हर जगह क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी यहां का सैंपल उठाऊंगा तो बेटा पानी और शराब का जो रेशियो होगा फिक्स रहेगा, यहां का उठाऊंगा फिक्स रहेगा, यहां का उठाऊंगा फिक्स रहेगा। ठीक है भाई। अब इसमें मान लो मैंने पानी में तेल मिला दिया, मैंने क्या मिला दिया, मैंने पानी में तेल मिला दिया, ध्यान समझना कोई बात नहीं, मैंने पानी में क्या मिला दिया, तेल मिला दिया, ध्यान से समझना। अगर पानी में तेल मिलाया तो तेल की डेंसिटी कम होगी, ऊपर तैरेगा। ऊपर से उठाऊंगा सैंपल तो हो सकता है कि 99% सिर्फ तेल आए और 1% पानी। जहां पे लेयर होगा वहां से उठाऊंगा, हो सकता है कि 50-50% आ जाए। नीचे से उठाऊंगा तो हो सकता है कि 99% क्या आ जाए, सिर्फ पानी आ जाए और 1% तेल आ जाए। यानी कि उनका कंपोजिशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। मुझे लगता है इससे बेहतर एग्जांपल की आपको जरूरत नहीं है। और आप 11th-12th में होते तो जरूर दोस्तों मैं ऐसा डिफिनीशन लिखवाता कि आपको मजा ही आ जाता। लेकिन मेरी बात याद रखें, आपको बोर्ड बिल्कुल नहीं देना है, आपको सिर्फ वो तरीके से सीखना है कि हम नीट में सवाल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी है, हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हर जगह इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है, वेरी करता रहता है। एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं कि आज से पहले हो सकता है कि आपने इसकी डिफिनीशंस गलत पढ़ी हो, इसके बारे में गलत जाना हो, या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो अच्छे से ना पढ़ी हो। एलिमेंट जैसे ही मैं पूछता हूं ना, तो मेरा भी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैंने भी कोटा में पढ़ाई की है, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया है, वहीं से सीखा है। इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने एक चीज देखा, जहां जहां मैं एलिमेंट्स पढ़ाया हूं, हर बच्चों का जवाब होता है सर कि कार्बन एलिमेंट है सर, ओ एलिमेंट है सर, O2 मॉलिक्यूल है सर। उन्हें इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज चलो दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। बस याद रखना मेरी बात, मैं क्या बनाने वाला हूं और क्या लिखने वाला हूं। तो देखना जरा, कंसिस्ट ऑफ ओनली one types of एटम। कह रहा है जो एक ही टाइप का एटम से रखता है। दूसरी बात कह रहा है इट मे बी वन, और ये मे भी बोला, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, साउंडिंग में कुछ और लगा होगा। इट मे बी वन और मोर देन वन। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं वही चीज डिकोड कर रहा हूं। कह रहा है कि ये एक भी हो सकते, एक से ज्यादा। तुमसे कहा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, Fe है, बिल्कुल है सर। क्या O2 है, N2 है, O3 है, S6 है, S8 है, P4 है। कार्बन डायमंड है क्या? बिल्कुल है। कार्बन ग्रेफाइट है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। तुमने कहा ये कैसे हो गया मेरे भाई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या देखो सभी में एक ही टाइप के एटम है कि नहीं है? क्या सब में सिर्फ एक ही टाइप के एटम है? दूसरा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। देखो एक ही टाइप के एटम है, एक एक है तो एक ही टाइप के होंगे। दो ऑक्सीजन है लेकिन एक ही टाइप है, एक ही टाइप। डायमंड और ग्रेफाइट में होता क्या है बेटा, ध्यान से सुन लो, अभी से याद कर लो, सारे ड्रॉपर ही हो। एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक में sp3 होता है। डायमंड sp3 होता है, ग्रेफाइट sp2 होता है। ठीक है, तो दोनों में कार्बन कार्बन बना होता है, हर एक बॉन्ड कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से। ठीक है, और एक होता है C60 जिसे हम फुलरीन कहते हैं। C60 60 कार्बन। कितने कार्बन? 60 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है दोस्तों? 60 कार्बन है।
एक 6 मेंबर की कार्बन की रिंग होती है, 5 मेंबर कार्बन की रिंग होती है, ठीक है ना, हम बताएंगे आगे चल के, जरूरत पड़ेगी इसकी तो, ठीक है। ओके, कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2। अगर बेटा फास्ट हो जाएगा लेक्चर तो जरूर बताइएगा, फास्ट लगेगा तो थोड़ा सा धीमा कर लीजिएगा प्लीज। कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि आप रिपीटर हो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी सिलेबस कंप्लीट करने की। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, CO2, H2O, H2SO4, HNO3, KCl, NaCl, KBr, ETC। इसने सिर्फ इतना बोला है 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के एटम होने चाहिए। अगर मैं CO2 की बात करूं तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन है, 2 टाइप के हैं, टोटल 3 है। 3 की बात नहीं कर रहा भाई, बात कर रहा है कि कितने टाइप्स हैं। इसमें भी 2 टाइप, इसमें 3 टाइप, इसमें 3 टाइप्स, 2 टाइप 2 टाइप 2 टाइप, तो सारे क्या बेटा कंपाउंड्स हैं। आर यू समझिंग माई बात? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है एटम। एटम आपने याद किया होगा, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को डाल्टन की थ्योरी। स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। एटमियो का मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है, एटमियो का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। क्या होता है? इनडिविजिबल, यानी कि जो डिवाइड ना हो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Fe, etc, ठीक है। मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल कैसे डिफाइन करते हैं तो इसके बारे में मैं बोलूंगा। कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से समझना, कंसिस्ट ऑफ 2 और more than 2 एटम्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर कंपाउंड की भी डिफिनेशन आई थी, मॉलिक्यूल की भी डिफिनेशन आई थी। नहीं, उसकी डिफिनेशन थी 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स के एटम होने चाहिए, और इसकी डिफिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा एटम होने चाहिए। यानी कि O2, O3, N2, P4, CO2, H2O। तूने कहा अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। H2SO4, बिल्कुल। ये एग्जाम्पल लिखने से पहले 2 बात समझ लेना मॉलिक्यूल में, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। और दूसरी बात, ये बातें आपको मिलेंगी नहीं, बहुत गजब की बात बता रहा हूं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट एनसीईआरटी के बारे में दे रखा है। किसके लिए यूज करते हैं? तुमने कहा सर मॉलिक्यूल को तो आपने बोल दिया कि क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्डेड होना चाहिए। जो आयनिक बॉन्ड रखेगा उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला यूनिट यूज करेंगे। बाकी वो होंगे मॉलिक्यूल जैसे ही, यानी कि न्यूट्रल भी होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं NaCl, मैं बोलूं KCl, मैं बोलूं NaBr, मैं बोलूं KClO3, मैं बोलूं कुछ भी लिख दो, KNO3 etc, या CaF2 लिख लो etc, कोई भी आयनिक कंपाउंड। आयनिक कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं मेरे भाइयों तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यूनिट बिल्कुल सिंपल है, रुक जाइए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैंने बोला कि O2 है, मैंने बोला P4 है,
मैंने बोला CO2 है, मैंने बोला NaCl है। अगर मैं तुमसे पूछूं O2 एटम है क्या? नहीं है सर। O2 मॉलिक्यूल है क्या? हाँ है। O2 एलिमेंट है क्या? हाँ है। O2 कंपाउंड है क्या? नहीं है सर। रीजन, O2 के पास सिर्फ एक ही टाइप के एटम है और एक से ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल की भी डिफिनीशन सेटिस्फाइड हो रही है और एलिमेंट की भी डिफिनीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन कंपाउंड की नहीं हो रही है। और फार्मूला यूनिट तो बिल्कुल नहीं होगा, फार्मूला यूनिट तो बिल्कुल नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं। चलिए सर, अच्छी बात है, मान लिया। बताओ सर, एटम होगा क्या? नहीं यार, वो तो एक ही होता है। मॉलिक्यूल होगा क्या सर? हाँ मॉलिक्यूल होगा, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। एलिमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा, एक ही टाइप्स के होने चाहिए। कंपाउंड होगा? नहीं होगा सर। फार्मूला यूनिट नहीं होगा सर। चलो अच्छी बात है सर। क्या एटम होगा? नहीं भैया, वो तो एक ही होता है। एलिमेंट नहीं, वो एक टाइप होता है, इसमें दो टाइप है, तो एलिमेंट भी नहीं है। चलो अच्छी बात है। क्या कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा। सॉरी, कंपाउंड होगा क्योंकि दो या दो से ज्यादा टाइप्स के होने चाहिए, इसमें है। मॉलिक्यूल होगा? बिल्कुल होगा। फार्मूला यूनिट नहीं होगा। NaCl की बात करूं, एटम नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है सर। क्या ये, सॉरी, कंपाउंड तो होगा, कंपाउंड तो होगा मेरे भाई। मॉलिक्यूल नहीं होगा, कंपाउंड होगा और फार्मूला यूनिट होगा। फार्मूला यूनिट कहां यूज करना है? जब आयनिक कंपाउंड आएगा तो। क्या मेरी बात समझ पाए सभी लोग? सॉरी अगर मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को, तो कुछ सवाल जो मैंने क्रिएट किए खुद से इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी की लाइन से सवाल मैंने बनाए हैं, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। सवाल वो रहे ये। पहला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट। कह रहा कौन एलिमेंट नहीं है? तो बेटा ओजोन की बात करूं O3 है, डायमंड की बात करूं कार्बन कार्बन, समझ गए होगे, 4 कार्बन, फिर ये 4 कार्बन, फिर ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, बिल्कुल समझ रहा हूं सर। सिलिका की बात करूं तो ये SiO2 होता है। ग्रेफाइट की बात करूं तो सर ये भी कार्बन कार्बन ही होता है, ऐसे से होगा कार्बन, बिल्कुल सही बात। तो कौन सा नहीं है? तो जवाब होगा C। क्या थ्योरी से समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये रिकॉर्डेड बैच है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं तुम्हें, तुम पॉज करो, करो सवाल। अगला सवाल अब इसकी थ्योरी मैं तुमको बता देता हूं। एनसीईआरटी में जब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैंने सवाल बनाया, ये बताने लायक नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है भैया, पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करो तो हर फील्ड में केमिस्ट्री का यूज है भाई। खाना पकाने में, खाने को सुरक्षित रखने में, कपड़ा धुलने में, कपड़े का रंग चढ़ाने में, और जैसे मांस की ट्रेवलिंग हो रही है, XYZ दवाओं के फॉर्म में। बट एनसीईआरटी में 3 दवाओं के बारे में जबरदस्त लिखा गया है। बोला है सिस्प्लाटिन के बारे में। सिस्प्लाटिन PTNS3 होल्ड Cl2 होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर आपको पढ़ाएंगे, इसके फॉर्मूले को बताएंगे और ये भी बताएंगे GI शो करता कि नहीं करता है, XYZ। दूसरा टेक्सोल के बारे में, ये भी क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग्स होता है। तीसरा AZT के बारे में बताया। एनसीईआरटी ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, एनसीईआरटी ने बोला है सवाल तो पूछे जाएंगे, तो मैंने उससे सवाल बना दिया। जो है वो HIV के लिए यूज होता है और CFC जो होता है वो जिम्मेदार होता है हमारे ओजोन लेयर को छेद करने के लिए, यानी कि ओजोन डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहां पे आती है कि ओजोन लेयर को छेद कर रहे हैं, तो ओजोन से रिलेटेड गैसेस होती हैं, कौन सी हार्मफुल होती हैं, इसके बारे में दे रखा है। मीथेन दे रखा है, CO2 दे रखा है, CFC दे रखा है। ठीक है भाई, चलो इतनी थ्योरी थी। अब ये तुम खुद ही कर लो चाहे मैं कर दूं। सिस्प्लाटिन कैंसर थेरेपी में यूज होता है, बिल्कुल सही है। टेक्सोल एंटी कैंसर थेरेपी में यूज होता है, बिल्कुल सही है। AZT एजिडोथाइमिडीन यूज इन ब्रेन ट्यूमर, गलत। HIV वालों के लिए यूज होता है। डू यू नो HIV? बाकी सॉरी एड्स, HIV वो पढ़ा होगा आपने रोग में। CFC रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, बिल्कुल सही जवाब है। तो पूछा क्या था? इनकरेक्ट ऑप्शन। ध्यान से समझना सवाल क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C। ये एनसीईआरटी के लाइन से सवाल बनाई है, कॉपी पेस्ट नहीं है दोस्तों, मेहनत करके बताया मैंने आपको, आप भी करो, मजा आएगा। अगला सवाल
लिखा है ऑल एलिमेंट्स आर कंपाउंड, नहीं गलत। अगर स्टेटमेंट होता ऑल मॉलिक्यूल इज कंपाउंड तो भी गलत। ऑल कभी नहीं हो सकते। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड्स नहीं, गलत। एलिमेंट्स में एक ही टाइप होता है, इसमें दो या दो से टाइप के होते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, गलत। ऑल मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट, गलत भैया। जैसे मैंने CO2 ले लिया, एलिमेंट थोड़ी ना है। जैसे मैंने P4 ले लिया तो ये कंपाउंड थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएंगे? दोनों गलत। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ये भी सवाल मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो ओजोन लेयर को तकलीफ पहुंचा रही हैं, ये एक्चुअली मैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बस एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में दिया। मैंने सोचा आप जाके घर पढ़ोगे, इससे अच्छा मैं ही बता देता हूं, तो मैंने बता दिया। CFC है, CH4 है, CO2 है, O2 नहीं है। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। O2 हमने लिया, CO2 हमने छोड़ा। O2 तो अच्छा है ना हमारे लिए, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैच द कॉलम का सवाल मैंने ही बनाया है, जरा देखिए और आप पॉज करके करिए, मैं करना शुरू करता हूं। O3 क्या है? अगर एक से मिलाना हो तो ठीक है, लेकिन मैं एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी में मिलाऊंगा। O3 क्या है? मॉलिक्यूल है। O3 क्या है? एलिमेंट है। ठीक है सर, ओके। CaCO3 क्या है सर? कंपाउंड है। लेकिन CaCO3 मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है। CO2 क्या है? कंपाउंड है। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल है। अरे बाप रे बाप। H2SO4 क्या है? H2SO4 मॉलिक्यूल है। H2SO4 कंपाउंड है। यहां पे एटम छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, छूट सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे मिल गए ना? बिल्कुल मिल गए। एटम कोई नहीं है, एटम कोई नहीं। मॉलिक्यूल समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया। ठीक है सर, ओके, ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन से मैंने सारी चीजें उठाई। पूरा प्रॉपर आप खोल के देखना, मजा आ जाएगा आपको। ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप, एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी की। एलिमेंट, टू एटम्स कंबाइन, बिल्कुल टू एटम्स कंबाइन। मॉलिक्यूल, किसकी बात कर रहा है? मॉलिक्यूल। टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, कंपाउंड। ये एनसीईआरटी की लाइन है, देखना लाइन कैसे लिखती है एनसीईआरटी। भैया मैंने बोला था ना डिकोड कर दूंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, और उसके बाद कोई सवाल पूछ के दिखा, चैलेंज देता हूं कि एक भी सवाल गलत नहीं होंगे बस, लेकिन साथ बनाए रखिएगा। ये नहीं कि मैं पढ़ा दे रहा हूं आप एक महीने बाद देखने आ रहे हो, नहीं, साथ ही साथ चलिए, मजा आएगा आपको। कंबाइंस टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ओके। प्योर सब्सटेंसेस को दो या दो से ज्यादा को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तुमने कहा प्योर सब्सटेंस, मैंने कहा शुगर है, तुमने कहा हाँ है। मैंने कहा पानी है, तुमने कहा है। यूरिया है, मिला दो सबको। सब तो मिलाएंगे पानी में कुछ और, हम तो यूरिया मिलाएंगे भाई। और दोनों प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है, और मिक्सचर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी, मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? किसी ना किसी एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला O2, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। मैंने बोला O3, कितने एटम हैं? 3। जितने एटम उतनी एटॉमिसिटी। मैंने बोला P4 तो कितने हो जाएंगे? 4। मैंने बोला S8 तो कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है सर। अगर मैंने बोला CO2 तो बेटा CO2 में क्या हो जाएंगे? ध्यान से समझना। एक कार्बन एटम है, ठीक है सर। 2 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है सर। 3 टोटल एटम है, ठीक है सर। अच्छी बात है। तुमने कहा लेकिन सर अगर मैं मान लूं कि 1 मोल ग्लूकोज हो जाए, सॉरी
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हो जाए। देखो बेटा, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है ना उसको मैं यूज नहीं करूंगा जहां यूज करूंगा बता दूंगा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है तो भैया बताओ, क्या 6 कार्बन एटम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या 12 हाइड्रोजन एटम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या 6 ऑक्सीजन एटम होंगे दोस्तों कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जोड़ लो, क्या 24 टोटल एटम है कि नहीं है? क्या 24 टोटल एटम है कि नहीं है मेरे भाइयों? है मेरे भाई, हैं। अगर मैं बोल दूं 5 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल दे दूं मैं किसका? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। तो बेटा एक मॉलिक्यूल में 6 थे तो 6 गुणे 5 कितने हो जाएंगे? 30 कार्बन एटम हो जाएंगे, 12 25 60 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 30 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड एक सवाल करके देखते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। चलिए बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है? ए बी सी और डी। मैंने लिख दिया एक मॉलिक्यूल O3, मैंने लिख दिया एक मॉलिक्यूल P4, मैंने लिख दिया एक मॉलिक्यूल एसिड, मैंने लिख दिया एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। आपको बताना मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा होंगे मेरे भाई? आपको एक मॉलिक्यूल O3 दे रखा तो कितने एटम हो गए भैया? अरे भैया इधर कितने हो गए? 3 हो गए मेरे भाई। इसमें कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। ग्लूकोजवा तो आपने देखा ही नहीं, ग्लूकोजवा 12 नहीं 6 होता है। C6H12O6 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? एक में 24 एटम है। कितने हैं? 24 है मेरे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे इनका मैं यूज करूंगा। तो याद रखना, मैं बोलूंगा आपसे कि मॉलिक्यूल आ जाएगा फिर एटम निकालना, डायरेक्ट एटम नहीं निकाल सकते, या तो एटम दिया हो तो फिर निकालना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? दोस्तों समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है, लेकिन बताओगे कैसे? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो मैं बता दूं आपको, पीवी बराबर क्या होता है? nRT होता है। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N मोल्स होता है, R जो होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। प्रेशर इसमें हमेशा देखना एटीएम में रखना, वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखना, मोल्स तो मोल्स में ही रखोगे मेरे भाई। बेटा मजाक में मत लो, अभी सवाल पूछा गया था, वॉल्यूम देके प्रेशर पूछा था। अब जाके देख लेना, नीट 2022 का नीट 2022 का ही सवाल है। हाँ नीट 2022 है, 23 नहीं 22 का ही सवाल है। आर क्या? गैस कांस्टेंट है 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। याद रखना, आपसे इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, लेकिन वो फिजिक्स में आप पढ़ते ही हो तो इतना टफ नहीं होगा आपके लिए। ये हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। ये 3 कंडीशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और गलत जानकारी होती है लोगों की। पहला है एनटीपी जिसे बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा होता है एसटीपी जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीसरा होता है एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुम कह रहे सर क्या बात कर रहे हो? बताओ तो सर ये कौन सी बात हुई? देखो प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा, ध्यान से देख लो। अगर एनटीपी है तो क्या होगा? एसटीपी है तो क्या होगा? एसएटीपी है तो क्या होगा? एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। एसटीपी के बारे में गलत फहमी होगी तो आइडियल गैस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर खोलना, लेफ्ट हैंड साइड पे चौथे पेज पे बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ। प्रेशर बेटा यहां पे 1 एटीएम लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर यहां पे बेटा 1 बार लेते हैं, टेम्परेचर आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर यहां पे 1 बार लेते हैं, टेम्परेचर आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इन पे ध्यान से समझना, वॉल्यूम तो ये 22.4 लीटर आता है, ये 22.7 लीटर आता है और ये 24.7 लीटर होता है।
24.7 लीटर होता है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा लास्ट वाले का। टेम्परेचर क्या रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298। बेटा तुम्हें याद भी होगा थर्मोकेमिस्ट्री में जब हम मानते हैं ना स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट हो गया, सल्फर रोम्बिक हो गया, इन सभी का क्या फॉर्मेशन की एंथैल्पी जीरो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो एसएटीपी होता है। वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है 1 बार, और इस कंडीशन पे जो वैल्यू में आएगा 24.7 आएगा। ये कैलकुलेशन देख लेना, बहुत दिन हो गया मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ सही ही होगा। 22.4 जो होता है ना, जो आपने याद कर रखा हो एनटीपी पे होता है, एसटीपी पे 22.7 होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, स्टेट था मैटर में देख लेना, कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो भी बता रहा हूं सही है, स्टडी करके बता रहा हूं, इतने सालों की मेहनत है, मैंने भी कोटा में पढ़ाई की है, प्री फाउंडेशन सीखा है, कॉलेज गया, उसके बाद पढ़ाना सीखा, 9 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो जो भी पढ़ाऊंगा दोस्त भरोसा रखना मस्त ही पढ़ाऊंगा, सही ही पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो पढ़ लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना दोस्तों। चले आगे बढ़ता, ये सिखाना था एनसीईआरटी में है इसलिए सिखा रहा हूं। टेम्परेचर के बारे में 2 बातें जो मैंने निकाली हैं कि 0 केल्विन इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ओके, 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, कई बार आपको एंट्रोपी में देखने को मिलेगा, जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो 0 टेम्परेचर को बार बार बोलेगा एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट जीरो, तो याद रखना ये बात बोली जाती है। इसका रिलेशन क्या होता है, 3 स्केल होती है, एक फारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस और एक केल्विन। F - 32/9 बराबर हो जाएगा K - 273/5 इक्वल टू C/5, ठीक है सर। यहां पे अगर मैं इन दोनों को एक साथ उठा लूं तो K - 273 बराबर हो जाएगा C, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, यानी डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम्हें केल्विन में निकालना तो 273 प्लस क्या कर देंगे सेंटीग्रेड। तो तुमने कहा सर चलो लगे हाथ करके देख लेते हैं, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम चेंज करते हैं केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करने के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा 310, ओके। F - 32/9 बराबर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37/5, 5 से गुणा इसमें किया हो जाएगा 5F - 32, और 32 में गुणा करोगे तो आएगा 160, 160 बराबर हो जाएगा 333, 9 × 27, 9 × 7 63, 333, तो 5F बराबर हो जाएगा 333 प्लस 160, तो 5F बराबर हो जाएगा 493, तो F बराबर हो जाएगा 493/5, 5 को उड़ा दो तो 98 हो जाएगा, 3 गुणा दो 6 हो जाएगा, आधा कर दिया मैंने 98.6, ओके। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की रीडिंग क्या होती है, सेम आती है। एट विच टेम्परेचर, एक सवाल है, एट विच टेम्परेचर रीडिंग ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड इज सेम। तुमने कहा यार सेम है तो टेम्परेचर कौन होगा, हमने कहा x मान लो, टेम्परेचर क्या है x है, तो x - 32/9 बराबर हो जाएगा x/5, 5x - 160 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 9x। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, आप भी अच्छी करो, पॉज करके देखो, ना है तो कैलकुलेट कर लेना, गलती हो तो जरूर बताना। तो इसको ले गया उधर, तो -160 बराबर हो जाएगा 9x - 5x, तो -160 बराबर हो जाएगा 4x, तो x बराबर हो जाएगा -40, तो आप बोल सकते हो -40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों ही स्केल क्या है, सेम रीडिंग शो कर रहा है। उम्मीद करता हूं टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल आएगा तो फंसेगा नहीं, मजा आ जाएगा आपको। कोशिश तो यही है दोस्तों कि मजा दे दूं आपको, अब मजा आपकी बारी है लेने की। अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं जो चल रहा हूं और जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं,
उसमें आपको प्रेशर भी देखने को मिलेगा और आगे भी यूज होगा। 1 पास्कल बराबर होता है, अच्छा फोर्स कैसे निकालते हो, अच्छा सॉरी प्रेशर कैसे निकालते हो, फोर्स बाई एरिया। फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट क्या होती है, पास्कल। एक एटीएम बराबर होता है 1.01325 बार और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल और एक एटीएम बराबर होता है 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे बढ़। वैल्यूम, वैल्यूम में मैं आपको एक चीज बता दूं, एक क्यूब बना लेते हैं, ध्यान से समझना तब आपको समझ में आएगा। एक क्यूब बना लेते हैं छोटा सा, इसको मिला देते हैं, 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 इसको मिला देते हैं। ठीक है, अगर इसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो बेटा अगर मैं मान लू ये 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यूम आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक छोटा सा इत्तू सा होगा क्यूब, उसमें कितना पानी आ रहा होगा, 1 ml। कितना आ रहा होगा, 1 ml। उसमें जितना पानी आ रहा होगा उसको हमने क्या बोल दिया, 1 ml बोल दिया। ठीक है सर, इसको 1 मीटर मान लेते हैं तो इसका वैल्यूम आएगा 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है सर। और 1 मीटर में हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, ध्यान से समझना, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अरे यार, एक 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा बेटा क्या, ओके 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 ओके, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 ml को 1 लीटर लिख दें तो हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो सीधे लिख लो, सुनो यहीं से जनरेट करके फॉर्मूला आया है, हो जाएगा 1000 लीटर। क्या हो जाएगा, 1000 लीटर। वो 10 टू द पावर 6 को जब मैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 करूंगा 1000 लीटर ही होगा वो दोस्त। ठीक है, अगर मान लो तुमने 1 डेसीमीटर लिया गुणे 1 डेसीमीटर गुणे 1 डेसीमीटर मेरे भाइयों, तो 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, तो कितना आया बाबू, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो आ जाएगा 1000 ml और इसको बोलते हैं 1 लीटर। ये प्रूव करके मैंने बताया, यानी कि 3 जानकारी आ गई। 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सीसी बराबर 1 ml हो जाएगा। ठीक है सर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है सर, आ गया। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज सीखना चाह रहे हैं, वो चीज क्या है भाइयों, जरा समझते हैं। डेंसिटी डेंसिटी बराबर जो होती है, वेपर डेंसिटी आगे पढ़ेंगे हम लोग, पहले डेंसिटी पढ़ लेते हैं। वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, वो मुझे लगता है कभी ना कभी असर्शन रीजन में सवाल पूछा जाएगा कि जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वॉल्यूम पे ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मास के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम होगी। इस रिलेशन से आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। डेंसिटी बराबर क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो ग्राम पर ml बोल सकता हूं, या फिर मैं ग्राम लिख दूं ऊपर, नीचे सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर ऊपर मैं किलोग्राम लिख दूं, नीचे क्या लिख दूं, मीटर क्यूब लिख दूं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ वाटर ये तुम्हें याद रखनी है, 1 ग्राम पर ml होती है या 1000 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है सर। अगर तुम्हें रिलेशन निकालना है कि किलोग्राम मीटर क्यूब में कैसे होता है, देखो 1000 गुना होता, सीधे सीधे सिंपल सरल ऐसा सोचना। ओके ठीक है सर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी दिख सकता है, जरूरी नहीं हो ऐसा हो, ऐसा भी दिख सकता है, जरूरी नहीं हो ऐसा हो, ऐसा भी दिख सकता है, बुरा ना मानिएगा, सब सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत। रिप्रेजेंटेशन है। जो ए होता है वो होता है मास नंबर, क्या होता है, मास नंबर। जो जेड होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है सर अच्छी बात। अब 3 चीजें हमें निकालनी है। अगर मुझे कोई बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वो क्या हो जाएगा, जेड। अगर मेरे को कोई बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, जेड। मेरे को कोई बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा ये सब सीखोगे तभी तो एक समय आएगा ना, मैं पूछूंगा तुमसे 4.2 ग्राम n-3 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन। तो जो आप सीख रहे हो, लग सकता है कि आप बोर हो रहे हो मेरे भाई, लेकिन बेस बना रहे हैं, और जिस मंजिल, जिस इमारत की बेस मजबूत होगी ना, उसकी बात ही अलग होगी। भूकंप चाहे कितना भी तेज आए, हिलने वाला नहीं है। यहां पे भूकंप का मतलब सिर्फ पेपर से है। अच्छे से देखो यार, मजा आएगा तुमको। बस पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा ध्यान देना। a माइनस जेड, तुमने कहा ओ क्या बात है ठीक है सर, अच्छी बात है। मैंने लिखा C6 12, ओके, 8O16, ठीक है सर, 7N14, ठीक है सर, ओके ओके ओके। बेटा इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6, जेड कितना है, 6 ही तो है। न्यूट्रॉन कितने बेटा, 12 माइनस 6 बराबर 6 आ गया, ओके सर। इलेक्ट्रॉन कितने, 8, प्रोटॉन कितने, 8, न्यूट्रॉन कितने, 16 माइनस 8 बराबर 8। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे साला ये तो तीनों सेम आ रहे भाई, निकालने की जरूरत नहीं आ रहा, सबर करो मेरे भाई। 7 प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 बराबर 7। अरे क्या बात सर, सेम आ रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? तो रुको जरा मेरे भाइयों, अगर 1H1 लिखा है तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 बराबर 0। और सुनो ये बाप की बपौती नहीं है मेरे भैया, अगर ऐसा लिखा है तो इलेक्ट्रॉनवा हो जाएगा 92, प्रोटॉनवा हो जाएगा 92, और बेटा अगर न्यूट्रॉनवा चाहिए तो 238 माइनस 92, जो कि 92 नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब एक नीट 2022 में एक सवाल आया था, 22 नहीं 20 में एक सवाल आया था, आप करोगे तो आपको मजा आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये 2022 का सवाल है। The number of protons, neutrons and electrons in lutetium Lu71, Lu75। तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 71, प्रोटॉन कितने बेटा, 71, न्यूट्रॉन कितने बेटा, 175 माइनस 71 बराबर 104। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना, 71 104 71, 71 104 71, पहला ऑप्शन सही है। देखो क्या ये मेरी बात सही है? अच्छा लगेगा जब आप ध्यान से देखोगे तो अच्छा ही लगेगा। अगला सवाल इनकरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ध्यान से समझना मेरे भाई। इनकरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री केल्विन में बदलें तो 373 केल्विन, और 373 केल्विन में अगर मैं F निकालना चाहूं, F माइनस 32/9 बराबर क्या हो जाएगा, 100/5, तो ये हो जाएगा 20। तो F माइनस 32 बराबर हो जाएगा 180, F बराबर हो जाएगा 212। तो 212 भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? ओके,
-273 केल्विन, बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -25 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, टेम्परेचर कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर दोस्तों जानते हो क्या होता है, वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। पहला वाला देखो -273 केल्विन, इसको देखो तो 0 केल्विन पॉसिबल है, इसको देखो तो ये भी पॉजिटिव में ही आएगा, केल्विन में पॉजिटिव आएगा, इसको देखो इसमें भी आएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे भाई। सवाल अभी बचे हुए हैं, करेंगे, ढेर सारे सवाल हैं, बस थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम हो गया, ठीक है। एटॉमिक मास, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक मास, अगर इस लैंग्वेज को तुम समझो ना तो एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम, सुनो 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 पीछे आओ। एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम, यानी कि मुझे बोलना तो मैं बोलूंगा मास ऑफ एन एटम इन एमयू। मेरे भाइयों ध्यान से समझना इस बात को, इसकी जो यूनिट लिखी ना वो एमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास अवेग्राम। अवोग्राम बोलते हैं, अवोगाड्रो ने बनाया था तो अवोग्राम कहीं कहीं बोला जाता है। एस्टन भी बोलते हैं, डाल्टन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं। और ये पांचों नाम बराबर है। इसमें आपको दो नाम थोड़े नए दिख रहे होंगे, अवोग्राम और एस्टन। ठीक है, बोलते हैं कई किताबों में मैंने पढ़ी थी तो मैं उसमें बता दूं। बाकी आप एमयू और यू और डाल्टन तक ही सीमित रखिए, ठीक है। डाल्टन कई कई बोर्ड में भी दिया गया है, तो बल परेशान होने की जरूरत नहीं यार, ठीक है, आपको एमयू ही याद रखना। एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एटम इन एमयू। तुमने कहा अच्छा ठीक है सर, आपने बता दिया कि मास ऑफ एन एटम क्या होगा, एक एटम का मास एमयू में क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है सर, अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक मास यूनिट एमयू को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मेरे भाइयों ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक कार्बन 12 एटम, एक कार्बन 12 एटम लिया, ले लिया सर, बहुत अच्छी बात है बेटा, ले लो। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ओके। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, कार्बन 12 एटम लिया हमने। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया, क्योंकि इसकी अबंडेंस बहुत अच्छी है नेचर में। ध्यान से समझना, इसकी अबंडेंस जो है बहुत अच्छी है, ये बहुत रिएक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ रिएक्शन कर ले रहा है, दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सुनना, हमने इसके 12 टुकड़े किए और 12 टुकड़े में हमने इसका एक टुकड़ा ले लिया। कोई भी एक टुकड़ा ले लो, पकड़ लो, कौन सा टुकड़ा, ये पकड़ ले। अगर मैं इस एक टुकड़े की बात करूं, इस एक टुकड़े को ही बोला एक एमयू। क्या बोला, एक
AMU। ध्यान से समझना। तुमने कहा सर ऐसे कैसे मान रहा है? अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, बहुत ज्यादा शहरी क्षेत्र में नहीं रहे हो, जैसे USA, इंग्लैंड, इन सब जगहों पे नहीं रहे हो, इंडिया के किसी भी जगह पे रहे हो, तो आपने देखा होगा कि लोग तराजू में पहले पत्थर रखते थे, फिर सामान मापते थे। याद करो, वो पत्थर 4 पत्थर 5 पत्थर रख के बताते थे 1 किलो था। वो पत्थर ही क्या था? रेफरेंस था। यानी कि एटम को नापने के लिए हमने कार्बन 12 के टुकड़े लिए, और वो टुकड़ा क्या है? 1/12 पार्ट है। किसका? कार्बन 12 आइसोटोप का। तो उसका मास कितना होगा? क्या मैं लिखूंगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम? बिल्कुल सही बात है कि अगर 12 टुकड़े का मास 1 कार्बन एटम के बराबर है, तो बेटा 1 टुकड़े का मास क्या हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखो बेटा, एक बार तो मापना पड़ेगा ही, रेफरेंस बनाना है तो। स्पेक्ट्रोस्कोपी से, सॉरी स्पोकी नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से मापा गया। कई बार जबान लड़खड़ा जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी अभी तरह कैजुअल हूं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से मापा गया कि कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना होगा? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी कि अब उसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो 1 MU बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और इसको भाग दीजिएगा तो 1 MU बराबर आ जाएगा 1/12 इंटू, भाग दे भी दो, 1/12 को भाग दिया मैंने तो आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या आ गया? 1.66 इंटू 24 ग्राम। ठीक है, एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको अभी याद कर लो, बाद में प्रूव कर दूंगा। 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम? नहीं, अरे यार 1 मोल कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 1 MU बराबर क्या हो जाएगा? 1/Na ग्राम। और 1/Na क्या होता है? Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और एक में भाग करोगे तो यही वैल्यू आएगी, भाग करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो याद रख लेना, ये भी एक फॉर्मूला। तुमने कहा ठीक है सब, याद कर लिया। एटॉमिक मास क्या है? AMU में मापा जाएगा। सुनो, नीट के लिए अलग है, बाकियों के लिए अलग है भाई, सुनना, नीट के लिए अलग है। नीट के लिए एनसीईआरटी में जो वही बात फॉलो कर रहा हूं, बाकी तो यूनिटलेस मानते हैं, छोड़ो उन सबको, छोड़ो, तुम इधर देखो। एटॉमिक मास क्या है AMU में बताना है, ठीक है। 1 एटम का मास है, ठीक है सर, समझ गया सर। रेफरेंस क्या है सर? AMU है रेफरेंस। कार्बन 12 एटम के 12 टुकड़े किए सर, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको रेफरेंस बनाया, तौलना शुरू किया, जो जितना गुना आया उतना MU बोल दिया। तुमने कहा क्या जबरदस्त बात बोल रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, हाइड्रोजन बराबर 1 MU लेना है, होता 1.008 है। आपको 1 MU, ज्यादा हीरोपंथी नहीं करना मेरे भाई। कार्बन हो जाएगा 12 MU, ठीक है सर, चलेगा। ऑक्सीजन हो जाएगा 16, अब MU नहीं लिखूंगा बार बार। सल्फर हो जाएगा 32, सोडियम हो जाएगा 23, जो अपने काम का है। कैल्शियम हो जाएगा 40, फास्फोरस हो जाएगा 31, सल्फर तो आ ही गया है। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाएगा बेटा कितना? 14। ओके, कार्बन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। Fe कितना हो जाएगा? 56। ओके, Ag कितना हो जाएगा? 108। Au कितना हो जाएगा? 197। जितना मैं बता रहा हूं उतना याद होना चाहिए। ओके सर, याद हो जाएगा सर। Ae हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, सोना चांदी लोहा, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, क्लोरीन हो जाएगा 35.5, पोटेशियम हो जाएगा 39। ओके 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 ओके, और ब्रोमीन हो जाएगा सर 80, और आयोडीन हो जाएगा सर 127। ये सब जरूरत पड़ेंगे दोस्तों। ओके, बस इतना याद रख लो यार। ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, सल्फर 32, फास्फोरस 31। बस एक बार याद कर लो, Ag 108, अपने आप अच्छे से समझ में आने लगेगा। और अगर आपको एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास नहीं आता है तो मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, हमसे लिख के ले लीजिए।
क्योंकि हर जगह आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए, एटॉमिक मास हमारा बेस है, अगर नहीं पता है तो बहुत दिक्कत आने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर अच्छी बात है सर, सीख लिया हमने रिलेटिव एटॉमिक मास। सुनना, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है, डेफिनेशन ही लिख दी मैंने, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई आधा गुणे मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ओके ओके ओके, समझे नहीं? ना ही समझा सर। अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, मैंने लिखा 16 और मैंने लिखा 16 AMU, ठीक है सर। मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का मैंने लिखा 23 AMU और मैंने लिखा 23। अगर AMU लगा है मेरे भाई तो ये एटॉमिक मास हो जाएगा, अगर यूनिट लेस है तो आरएम हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाता है? ये हो जाता है यूनिट लेस, यूनिट लेस। अगर सोडियम की बात करें 23 दे रखा है मेरे भाइयों, तो ये आर्यम है, राम है, और ये आम है, क्या है? आम है। दोनों में समझ में आना चाहिए, एक राम है एक आम है दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर यूनिट है तो एटॉमिक मास है, अगर यूनिट नहीं है रिलेटिव एटॉमिक मास है। कितनी गजब की बात बताई मैं। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास जैसे मैंने कहा, सुनना जरा, कई बार कंफ्यूजन होता है, ऑफलाइन में तो समझा देते हैं, अब ऑनलाइन में ऊपर से रिकॉर्डेड है तो समझोगे कैसे? ऐसे समझो, ऐसे समझ लो कि मैं 70 किलो का आदमी हूं और दो छोटे छोटे 35-35 के बच्चे मेरी बराबरी करते हैं, दोनों को तराजू में बैठा दिया गया, मुझे इधर ऐसे नाप लिया गया, दोनों बराबर आ गए। मैंने बोला, क्या बोला मैंने? कि मैं उस बच्चे का दुगना हूं, उस बच्चे का दुगना हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, दुगुना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन वास्तव में मैं कितना हूं? मैं 70 किलोग्राम का हूं कि नहीं हूं? इसी प्रकार अगर एटम का एक्चुअल मास तुम्हें चाहिए तो बताना पड़ेगा भैया कि तुम ग्राम में कितने हो। ग्राम में जितने होगे वही क्या होगा? उसका एक्चुअल मास होगा। तो मैं लिखूंगा मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। तुमने कहा सर ये तो बड़ा लोचा हो गया, सर ये कैसे निकालोगे? अरे सुनो भैया, ऑक्सीजनवा की बात करें तो ये 16 AMU होता है, लेकिन अगर मैं इसको एक्चुअल मास निकालना चाहूं तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकता हूं। और जब ग्राम में दर्शाऊंगा तो वही क्या कहलाएगा मेरे भाई? वही कहलाएगा एक्चुअल मास। सुनना जरा, मैंने कैल्शियम में 40 लिखा, मैंने 40 AMU लिखा, मैंने 40 गुणे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखा। तो बताओ मेरे भाई, क्या ये राम है? बिल्कुल राम है। ये आम है? बिल्कुल एटॉमिक मास है। और ये एक्ट आम होंगे, यानी कि एक्चुअल मास होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? समझ में तो आ ही रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर उसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे रहे हो एक एटम के मास को तो एक्चुअल मास हो गया, यूनिट हटा दे रहे हो तो रिलेटिव हो गया, यूनिट लगा दे रहे हो तो एटॉमिक मास हो गया। ओके 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 ओके। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है? जैसे मैं NaCl की बात करूं, ध्यान से समझना, किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड का अपना एक अलग परिवार चलता, सब कुछ निकालेंगे कोवैलेंट जैसा। जैसे फार्मूला यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, फार्मूला यूनिट का मास फार्मूला मास होता है, और फार्मूला मास जहां यूज होता है वहां फॉर्मेलिटी आती है। याद करिए, जहां मॉलिक्यूल होता है उसका मोलिकुलर मास आता है, और जहां मोलिकुलर मास यूज होता है उसकी मोलारिटी आती है। याद कीजिए, कभी तो पढ़ा होगा। ये ड्रॉपर वाले बच्चे हैं तो कुछ तो जानते होंगे ना मेरे भाई।
दिमाग में आया? आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करना है। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl क्या होता है, इसके क्रिस्टल में देखें बेटा, इसके क्रिस्टल में देखें तो Na+ बीच में फंसा होगा, Cl- Na+, Cl- ऐसे करके होगा, तो 6 मिलके बनाएंगे। यानी कि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक साथ ढेर सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, फार्मूला मास निकालते हैं, क्योंकि ये 6 Na 6 Cl- होते हैं। अब देखो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, NCERT में लिखा इसलिए मैंने बोल दिया। तो NaCl का कुछ करना नहीं है, एक NaCl का निकाल लो। एक NaCl का फार्मूला मास कैसे आएगा, इसका एटॉमिक मास 23 प्लस इसका कितना हो जाएगा 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5। यानी कि आगे से चल के मैं फार्मूला मास नहीं बल्कि मोलिकुलर मास ही बोलूंगा, और तुम निकालोगे मोलिकुलर मास ही सम ऑफ एटॉमिक मास, तो आपको लगेगा अरे भैया सब सेम है। पढ़ोगे ना भाई, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए एक सवाल करते हैं। कह रहा है एटॉमिक मास में, सुनो, वो तो तराजू नहीं था, तराजू का रेफरेंसवा चेंज कर दिया। रेफरेंसवा था पहले कार्बन के 12 टुकड़े का एक टुकड़ा, कार्बन को 12 भाग में खच 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 काट दिया, एक टुकड़ा उठा के रख दिया, अब रेफरेंस बनाया था। रेफरेंसवा कह रहा कैसा है, अब कार्बन जो भैया हैं इनका हम 6 टुकड़ा करेंगे। कितना करोगे, 6 टुकड़ा करोगे। अगर इनका 6 टुकड़ा करोगे मेरे भाई, तो कह रहा आप बताओ अब कितना हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, बताओ भैया अब कितना हो जाएगा। ये 6 टुकड़े हो गए, क्या पहले कंपैरिजन में बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया। पहले एक Mu बराबर क्या था मेरे भाई, 1/12 गुणे मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब एक Mu न्यू जो हमने बनाया वो कितना हो गया, 1/6 गुणे मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ओके। यानी कि अगर मुझे न्यू मास निकालना है, न्यू एटॉमिक मास निकालना है, तो न्यू एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो। रेफरेंस आधा हुआ कि दुगना, वो तुम्हें लग रहा होगा कि आधा हो गया है, भैया दुगना हो गया है। 2 से गुणा किया होगा, इसमें 2 से गुणा किया होगा। यानी कि जो टुकड़ा पहले छोटा था वो बड़ा हो चुका है 2 गुना। यानी कि सोडियम पहले 23 हुआ करता था, अब 23/2 हो जाएगा। और पहले Fe 56 हुआ करता था, अब 56/2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये सोडियम के लिए है, ये Fe के लिए। अब किसी ने सोचा अच्छा अगर 1/24 कर दें तब क्या होगा। चलो अगला सवाल, अगर रेफरेंसवा 1/24 कर दे रहा हूं, रेफरेंस को मैंने चेंज कर दिया, रेफरेंस को मैंने चेंज कर दिया कि अब जो Mu है वो ये बोला जाएगा, सरकार बदल गई, परिभाषा भी बदल गई। तो आपको बताना है कैल्शियम भैया के साथ क्या होगा और आयरन भैया के साथ क्या होगा। सुनो, पहले जो टुकड़वा था वो इतना बड़ा था, अब टुकड़वा और छोटा हो गया है, टुकड़वा आधा हो गया है। यानी कि वो जो टुकड़ा था कार्बन का वो और छोटा हो गया है, तो संख्या में दुगना हो जाएगा। जब कैल्शियम को रख के तुम नापोगे तो कैल्शियम में पहले आते थे 40, अब आएंगे 80, बिना सॉल्व किए। कितने हो जाएंगे, 40 गुणे 2, क्योंकि रेफरेंस क्या हो जाएगा 1/24, 1/24, यानी कि आधा से गुणा कर दिया तो 2 गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 56 गुणे 2। आराम से सोचो, रेफरेंस छोटा करोगे मास बढ़ता जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है। मोलिकुलर मास, जैसे एटॉमिक मास था वैसे मोलिकुलर मास है मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। कैसे निकालते हैं, ये होता है सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास। जैसे मैंने लिखा H2O, H2O में बेटा ध्यान से समझो, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, ये 10 नहीं 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है कितना मेरे भाई 16,
ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 1 गुणे 16, तो 16 तो कितना हो गया मेरे भाई 18, 16 तो कितना हो गया 18 हो गया है। ओके सर ओके। जैसे मैं बात करूं CO2 की मेरे भाइयों, CO2 में कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 44। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या सिखा रहे हो, बेटा सिखाना पड़ता है, हर टाइप के बच्चे हैं, सबको समझाना पड़ेगा, पूरे बैच को सिलेक्ट कराना है तो साथ लेके चलना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा शांति का सहयोग कीजिए। जैसे H2SO4, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। ओके सर, तो 2 गुणे 1 हो गया, प्लस सल्फर होता है 32, तो अभी हमने याद करवाया था 4 इंटू 16, यानी कि 2 प्लस 32 प्लस 64 जोड़िएगा तो हो जाएगा 98। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, हालांकि इसका फार्मूला मास आएगा, टेंशन ना लो, फार्मूला मास हो चाहे मोलिकुलर मास, मैंने बोला ना सेम है, बस तुम याद रखना किसके लिए क्या डिफाइन करते हैं। कैल्शियम होता है बहुआ 40, कार्बन हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा 16 के साथ, तो हो जाएगा 52 प्लस 48 इक्वल टू 100 मेरे भाई। ओके, क्या जबरदस्त बात बोली मैंने। अगर H3PO4 हो जाए, देखते जाओ बस, तुम जितना लिखना उतना याद कर लो। तो 3 गुणे 1 लिख देता, फास्फोरस 31, 4 गुणे 16 64। क्या गया सर, आपने शॉर्टकट मारा, बेटा मारना तो पड़ेगा ना एक समय के बाद, यानी कि इसको जोड़िए 34, 64 कितना हो गया 98 हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं NaCl की तो मैं निकाल चुका हूं NaCl। अगर मैं बात करूं AgCl की तो Ag होगा 108 प्लस क्लोरीन होगा 35.5, तो कितना हो जाएगा सॉरी 143.5, 143.5। ओके सर ओके, बहुत अच्छी बात है सर। ओके, बात करते हैं यूरिया की। यूरिया का बचपन से हम लोगों ने सीखा, नाच दो सीओ नाच दो, कोटा में पढ़ते थे, बड़ा ट्रेंड था इसका, वहीं से याद हुआ हमें। तो बेटा इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 14 प्लस 2 गुणे 1 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन हुआ 14 प्लस 2 गुणे 1। ओके, तो 14 तो 16, ओके 16 12 हो गया, 16 12 16 12 28, 28 16 28 16 28 16 28 16, ओके 44 44 44 44 58 58 58 2 60, कितना हो गया बेटा 60 हो गया। ओके, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6 बहुत फेमस है इसका, 12 गुणे 6 लिख देना है प्लस 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6, इसका हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, इसका हो जाएगा 180 AMU, सारी यूनिट AMU में ही होगी। अगर मैं चीनी की बात करूं C12H22O11, ध्यान से समझना, तो 12 गुणे 12 लिखेंगे प्लस 22 गुणे 1 लिखेंगे प्लस 11 गुणे 16 लिखेंगे, ठीक है सर। तो 12 गुणे 12 144 होता है प्लस 22 प्लस ये 176, कैलकुलेशन मेरी अच्छी है, मैंने पहले ही बताया था। तो आप इसको जोड़ोगे बेटा तो आ जाएगा 342, कितना हो जाएगा 342। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, K2 पोटेशियम बोलते हैं K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्रायस डॉट 24H2O, इसको कैसे निकालोगे, ये होमवर्क है। इसी का मिलता जुलता भाई है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट, ये मैं निकाल के बता दे रहा हूं, Ca3PO4 का होल ट्रायस, और एक और बता दे रहा हूं Al2SO4 का होल थ्रायस। बड़ा ध्यान से समझो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर कि कितने कैल्शियम, भैया बउआ देखो 3 कैल्शियम है प्लस 2 PO4 है। ओके सर, ठीक है, चार्ज से कोई लेना देना थोड़ी है यार इसमें, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार। तो 3 गुणे 40 लिख दिया हमने प्लस 2 गुणे फास्फोरस 31 है प्लस ऑक्सीजन 4 है, तो 4 गुणे 16 गुणे 4 करोगे 64। ओके, ये हो जाएगा 120 प्लस 64 31 हो जाएगा 95, कितना हो जाएगा 95, तो 2 इंटू 95 तो 120 प्लस ये हो जाएगा 190, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 310, कितना हो जाएगा 310। एल्युमिनियम याद करना है, एल्युमिनियम होता 27,
तो 2 गुणे एल्युमिनियम लिख लो 27 प्लस 3 गुणे SO4 का देख लो 96 होता है, H2SO4 98 होता है, SO4 96 होता है, डायरेक्ट याद रखो, याद आएगा आपको। ये हो जाएगा 54 प्लस 9 त्रिक 27 270 और 280 यानी कि 288, कितना हो जाएगा 288, जोड़ लो हो जाएगा कितना 342, कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, या जो भी होगा ऐड करने के बाद आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम। पहला सवाल है जैसे मैंने लिखा 120 mu कार्बन, दूसरा सवाल लिखा मैंने 52 mu, एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है हीलियम। कुछ भी अंट संट नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, जो आता है वही पढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? ओके सर, समझ गया सर। 180 mu पानी, ओके सर। डी हो जाएगा 180 नहीं 360 mu ग्लूकोज, ओके सर, ठीक है सर। बेटा 12 mu कार्बन में एक एटम होता है, बेटा 12 mu कार्बन में एक एटम होता है, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? सोचो, मैंने तुम्हें एक बोरी दी, बोरी मतलब थैला, थैले में मैंने ढेर सारे कंचे भर दिए, कंचे वो जो खेलते हैं, छोटी छोटी गोलियां। एक गोली का मास बताया कि भैया 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम, और सैंपल दे दिया मैंने 120 ग्राम। मैं बोला बोरी का वजन 120 ग्राम है, बताओ कितनी गोली है? आप खट से 120/12 करोगे, निकालोगे 10 सर, ऐसे ये भी करना है। एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12 mu है। 120 mu दिया है तो 120 में 12 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10 एटम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 एटम हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में पीछे दे रखा है। अगर इसमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो हीलियम का बताया नहीं मैंने, हीलियम का बता रहा हूं। हीलियम के एक एटम का मास 4 mu होता है, लिथियम के एक एटम का मास 7 mu होता है। तो बताइए क्या मैं 52 mu के सैंपल में 4 से भाग करूंगा तो क्या 13 एटम आएगा कि नहीं आएगा? 13 नहीं, 13 मेरा नहीं, 13 मतलब 13, 13 मतलब 13, ठीक है ना। 14 में वैसे भी बोलता हूं, हिंदी में अच्छा नहीं लगता उसे। 180 mu पानी, पानी मतलब H2O। अब बोला ध्यान से समझो, एक पानी का मास कितना होगा? एक पानी का मास कितना होता है? 18 mu, ठीक है। तो नंबर ऑफ H2O तुम्हें अगर निकालने हैं तो 180 में 18 का भाग करोगे, कितना आएगा? 10। यानी कि तुम्हारे पास 10 H2O मॉलिक्यूल आए हैं। क्या आए हैं? 10 H2O मॉलिक्यूल आए हैं, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं। कितने एटम? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम है कि नहीं है? तो नंबर ऑफ एटम अगर आपसे पूछा जाए तो 10 गुणे 3 लिखोगे और कितना हो जाएगा? 30 एटम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 30। तूने कहा अच्छा 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 अच्छा, पहले क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल था। ग्लूकोजवा होता है C6H12O6। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, समझाओ तो। नंबर ऑफ ग्लूकोज अगर मैं निकालना चाहूं तो 360 में 180 का भाग करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एटम चाहिए अपने को, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 6 12 18 6 24 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? सिखा चुका हूं, याद करो याद करो याद करो। याद आया कि नहीं याद आया? हाँ आ गया सर। तो 2 गुणे 24 यानी कि 48 एटम होंगे। कितने होंगे? 48 एटम होंगे। ठीक है, ये बस टाइमिंग देख रहा था क्योंकि उसी हिसाब से खींचना है आप लोगों को, ज्यादा खींचना भी नहीं है, नहीं बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है सर, चलिए सर एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं सर। देखते हैं कि क्या
क्षमता है, हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर लोगे दोस्तों। फाइंड, पॉज करके देखना, तो फाइंड नंबर ऑफ, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। पहला है 180, पहला है 120 mu कार्बन बी, 120 mu 200 mu कैल्शियम 360 mu ग्लूकोज डी, 100 mu 100 mu। सवाल बनाने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अच्छा लगेगा। सुनो जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितना होगा, सुनो बेटा। एटम निकालना, सीधे निकालो, एटम आएगा, क्योंकि ये एटम है। 120 में 12 का भाग कर दो, कितना आ गया 10। ओके सर। 200 में भाग कर दो 40 का, क्योंकि 40 mu होता है एक, कितना आ गया 5 आ गया सर। ठीक है बेटा। 360 में भाग करो 120 का, तो आया 3 मोलिक्यूल, और 3 मोलिक्यूल में 24 का गुणा करोगे तो आएगा 24 गुणे 3 72, कितना हो जाएगा 72। पीछे बताया था, याद करो। इसका पहले निकालोगे, 100 में से 2 का भाग करोगे, कितना आएगा बेटा 50। 50 आ गया H2O मोलिक्यूल, और एक H2 मोलिक्यूल में 2 हैं, तो 2 से गुणा करोगे आएगा 100। तो ध्यान से देखना, आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 100। दूसरा सवाल, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ए 48 mu ऑक्सीजन, बी 48 mu, सॉरी मैं थोड़ा सा डेटा चेंज कर दूं, 96 mu ऑक्सीजन, 96 mu O2, ओके। सी 96 mu O3, ओके। ऑल आर सेम। बड़े सवाल को देखते ही समझ में, अरे यार करना क्या। ओके ओके, एमयू दे रखा है, 96/16 कर लेंगे, कितना आ गया 6 एटम आ गया। ओके 96/32 करेंगे तो पहले मोलिक्यूल आएगा, कितना 3, और एक मोलिक्यूल में कितने एटम है 2, तो इसका भी आंसर 6 आ गया। यहाँ पे 96/48 करेंगे, क्योंकि O3 का मोलकुलर मास कितना होता है, मोलर मास नहीं बोला मैंने, मोलकुलर मास कितने होते हैं 48, तो कितना आ जाएगा 2, और अपने को पता है कितने एटम है 3, तो कितना हो जाएगा 6। ओके सर, ओके समझ में आ रहा है सर क्या कहना चाह रहे हो। हाँ भैया ध्यान से समझो, तो बेटा 6 6 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। नहीं समझे? अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ ही गया होगा। चलिए कुछ सवाल है छोटे मोटे करते हैं। ये पीवाईक्यू का सवाल है, जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। आपको अगर सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्त। फॉर्मूला मास इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसके लिए, आयनिक कंपाउंड। ये H2O है, ये हीलियम है, ये H2 है, तो आंसर हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा NaCl, क्योंकि ये कैसा है बाबू, आयनिक कंपाउंड है। ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड है मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। देखा सवाल कितना मस्त था ये बहुत अच्छा सवाल था। एक सवाल और लिखा है 1 mu इज इक्वल टू, 1 mu मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, बताइए जरा।
एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर, बताइए फटाक से, क्या एक ईयू के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/10 टू 1/10 ऑफ, नहीं 1/10 तो नहीं है, गलत। मास आप 3.342 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 mu, और 1 mu मतलब 1 गुणे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? पहला। यहां 1/12 होता तो ये सही होता, और यहां पे ये होता तो ये सही होता। मैं बता रहा हूं कि क्या होता, कब सही होता। ठीक है, पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन 16U ऑफ हीलियम। 16U या 16 mu, बताओ। एक हीलियम एटम का मास होता है 4 mu या 4U। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? तो बताओ 16U में कितना जाएंगे? 4 एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 एटम्स होंगे। क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 एटम्स होंगे। तो बताओ बेटा 4 एटम, आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेटा इसके आगे का टॉपिक जो होगा ना, वो हम लोग कल डिसाइड करेंगे, जिसमें हम लोग मोल, मोलर मास, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम आयन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। देखो 2 घंटे का लेक्चर है, ज्यादा मैंने टाइम वेस्ट की नहीं। आज मैंने बहुत तेजी से पढ़ाया हो या धीरे पढ़ाया हो, वो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को टू द पॉइंट लेके चलो, ठीक है ना? और बेटा बता दूं मैं आपको एक चीज जो बोलना रहता हमेशा से, मैं आप लोगों को बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा। थैंक यू कि आप आए, मेरी क्लास किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया आप लोगों को हमेशा मैं भूलूंगा नहीं। बस आपसे एक चीज कहनी है कि यार अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, अब तो पढ़ाई खत्म होगी, अब 1 मिनट बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज जितनी बात बताऊं फॉलो करते जाना यार, आंख बंद करके। बेटा एकदम वही चीज होने वाला है 2024 में, देख लेना, जो आप यहां क्लास में करोगे। बस थोड़ी सी ताकत लगा दो यार अपने हिसाब से। हम तो कर लिए हैं ना यार, हम तो कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश होगी हम पूरी करेंगे। देखो मेहनत करके सवाल बनाएंगे तुम्हारे लिए, हर एक चैप्टर से। अगला चैप्टर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का पूरा लाइन से सवाल में करवाऊंगा। न्यूमेरिकल तो आप कर ही रहे हो यार, पीवाईक्यू तो आप करोगे ही एनालिसिस के लिए। तो अगर आप थोड़ी सी हमारी तरफ ध्यान दे दो, जो मैं बोल रहा हूं उसे फॉलो कर लो, वादा करता हूं यार आपका सिलेक्शन नहीं रैंक आएगी। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की ना, तो रैंक आएगी, और पक्का आएगी रैंक। सिलेक्शन तो आपका वैसे ही हो गया जब आपने हमारी क्लास करना स्टार्ट कर दी। ये पॉजिटिविटी है बेटा, एटीट्यूड नहीं है, पॉजिटिविटी है। मैं बता रहा हूं कि आपने क्लास स्टार्ट कर दी, मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो यार, बस देखते जाओ, जो कहूं कर लो बस। और बिल्कुल एकदम परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज को लगे डाउट है तो आप मुझे तुरंत बताना। यहाँ पे ऐप में आपको सुविधाएं मिलेंगी, आप कमेंट करना, पूछना क्या दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही है। एक लाइन कहनी थी आप लोगों से, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। तो चलिए बस इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।